नमस्कार। वर्ल्ड कैंसर डे पे मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तेजिंदर कटारिया है और मैं मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव में काम करती हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे पे आपसे कुछ बातें करने का मन आया है और एनबीटी के सानिध्य से हम आप तक बात करने के लिए पहुँच रहे हैं। भारतवर्ष में कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, जिस तरह विश्व में भी बढ़ रहे हैं। ग्लोबोकॉन एक संस्था है जो दुनिया भर के कैंसर्स का रजिस्ट्री मेंटेन करते हुए हमें बता रही है कि 2020 में करीब 1.9 से 2 करोड़ के लोग कैंसर से अफेक्ट हुए थे और भारत में इसकी संख्या करीब 17 लाख है। और इनमें से सबसे ज़्यादा स्त्रियों को प्रभावित करने वाला ब्रेस्ट कैंसर है, जो लंग कैंसर से भी आगे निकल चुका है। लंग कैंसर स्मोकिंग और तंबाकू से होता है और उसके बाद कोलोरेक्टल माने बड़ी आंत और रेक्टम के कैंसर्स जो हैं वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। इन इंसिडेंसेस और इन संख्याओं का महत्व ये है कि हमें पता चलता है कि हम किन कैंसर्स के प्रति शोध करें और किन कैंसर से अपने लोगों को बचाने की प्रयत्न कर सकते हैं। दुनिया भर में इस पर बहुत शोध हो रही है और इस रिसर्च का नतीजा ये है कि हमने ये जाना है कुछ कैंसर इस तरह के हैं जिनसे बचा जा सकता है, जैसे कैंसर सर्विक्स। स्त्रियों में दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर के बाद कैंसर सर्विक्स या बच्चेदानी के मुख का कैंसर है और उससे हमारे देश में काफ़ी संख्या के स्त्रियां ग्रसित हो जाती हैं। इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए एक वैक्सीन आई है जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के प्रति इन्फेक्शन को रोकने में अगर अल्प आयु की बच्चों को, लड़कियों को टीनेज में ये इंजेक्शंस दे दिए जाएं तो कैंसर ना होने की संभावना अच्छी हो जाती है। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप है जिनमें हम वायरल कैंसर्स को रोक सकते हैं। इसी प्रकार एक लिवर कैंसर है, माने जिगर का कैंसर होता है जो अल्कोहल के पीने से होता है और एक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से होता है। तो अल्कोहल तो प्रिवेंशन से ठीक हो सकती है, आप उसका कम मात्रा में लीजिए या ना सेवन करिए तो लिवर कैंसर से बच सकते हैं। और दूसरा जो हेपेटाइटिस बी है उसका इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू होता है और उसके लिए भी वैक्सीन पिछले 30 साल से हमारे देश में अवेलेबल है। अगर ये वैक्सीनेशन कर लिया जाए तो बाद में लिवर का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और अन्य शोध इसके बारे में ये हुई हैं कि आज के दिन में स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी की स्क्रीनिंग होती है, जो बिना दिखे कैंसर को पेशेंट को जब महसूस भी नहीं हो रहा, जब डॉक्टर भी उसको फील नहीं कर पाते हैं, उस समय में एक मात्र एक्सरे के साथ उसे 5 मिलीमीटर के साइज और उससे छोटे कम के साइज में भी पहचान लेता है और अगर उसको निकाल दिया जाए तो बाद में कैंसर बढ़ता नहीं है और उससे जीवन ग्रस्त नहीं हो सकता। अन्य शोध जो हुई हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च चल रही है कि जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं या हम अपने आईफोन्स के साथ और अपने जीपीएस के साथ कहीं भी पहुंच जाते हैं, उसी तरह से कैसे ये पता किया जाए कि शरीर में कैंसर जब बनना शुरू हो जाए तो उसे पहचान लिया जाए और उसके प्रति हम ट्रीटमेंट कर पाएँ या ऐसी शैली अपनाएं, जीवन शैली अपनाएं ताकि वो आगे नहीं बढ़े। तो इनमें से एक इमेजिंग आई है जिसे हम कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन। तो लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट के लिए किया जाता है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट का पान करते हैं, अगर 10 बरस उनको हो गए हैं और हर रोज़ वो 1 पैक सिगरेट का लेते हैं, अगर वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं उसी तरह से अगर लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का करवाएं तो उसमें कैंसर के पनपने की शुरुआत में ही उसे पकड़ा जा सकता है और उसकी बायोप्सी करके उसे निकाल देने से कैंसर रहित जीवन जिया जा सकता है। और इनके साथ साथ कुछ खास ब्लड टेस्ट भी आए हैं जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं और वो स्पेशल लोगों के लिए किए जाते हैं जिनकी फैमिलीज में अगर कैंसर बढ़ रहा है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, वो अगर किसी की माता जी को है या नानी को, दादी को हुआ है, बुआ को है या मासी को है तो उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो उसमें वो BRCA1, BRCA2 टेस्ट किए जा सकते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन से एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि उनको ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या नहीं। और प्रोस्टेट कैंसर भी इसी तरह से फैमिलीज में
आता है और जैसे आपके परिवार में बड़े सदस्यों को अगर हुआ है, तो प्रोस्टेट का पीएसए टेस्ट कराने से उसकी संभावना को हम पहले ही पहचान लेते हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये कैंसर इतना बढ़ रहा है और इतने देशों में बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी के साथ इसका इंसिडेंस है, तो ये क्या कारण है? एक तो ये कारण है कि हम अपनी जीवन शैली को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और फूड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से नहीं बचा पा रहे हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे आस-पास है, जो हमारे खाने की चेन में, फूड चेन में है, वही शरीर में जा रहा है, जो लाइफ के साथ सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। इनमें से एक कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर। आज से 40 साल पहले भारतवर्ष में बड़ी आंत का कैंसर बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। पर जैसे-जैसे हमने देखा कि हम लोग वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल अपना रहे हैं और फ्राइड फूड्स की तरफ जा रहे हैं और फ्राइड मीट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे देश में ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले भारतवर्ष में मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ खाना लिया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे मीट का कंज़म्पशन बढ़ रहा है, उसके साथ हमने देखा है कि कोलोरेक्टल और एनल कैनाल के कैंसर्स भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि अगर इतना कैंसर है, तो लोगों के मन में क्या इसके बारे में कुछ ऐसी संभावनाएँ भी होती हैं या मिथ्स होती हैं उनके मन में कि कैंसर हमें तो हो नहीं सकता, या अगर कैंसर होता है, तो उसमें बहुत दर्द होता है। जो अर्ली स्टेज के कैंसर्स होते हैं, जैसे कैंसर जब हमने शुरू की स्टेज पे पकड़ लिया, स्टेज 1 या 2 में है, उस समय उसमें दर्द नहीं होता है। दर्द तक आने में कैंसर की स्टेज 4 हो जाती है और वो कई बार लाइलाज हो जाता है या बहुत ज़्यादा इलाज करवाना पड़ता है, बहुत समय के लिए इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए दर्द कैंसर में जो है वो पहला सिम्पटम नहीं होता है। और कई लोगों के मन में ये मिथ होती है या एक आशय होता है कि कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी है। तो ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी को घर में कैंसर है, तो आप उनके साथ बैठ सकते हैं, आप उनके साथ उठ सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, तो उनको मिल सकते हैं। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। और अन्य एक और मिथ जो हम अपने लोगों के मन में देखते हैं या पेशेंट्स जब जिन कैंसर के साथ हमारे पास आते हैं, तो वो बायोप्सी नहीं कराना चाहते हैं। उनके मन में ये संशय रहता है कि अगर कैंसर की बायोप्सी की जाए, तो वो शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। ये केवल एक गलत धारणा है। बिना बायोप्सी के हम कैंसर के बारे में नहीं जान सकते। कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये करीब 200 बीमारियां हैं। 200 तरीके की अलग-अलग शरीर में बीमारियां हैं जो अलग-अलग अंगों में हो सकती हैं। तो उनका इलाज भी जो है वो उसकी बायोप्सी और उसकी पैथोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो ये गलत धारणाएं अपने मन से निकाल के लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए, पहले अपनी डायग्नोसिस के लिए और फिर ट्रीटमेंट के लिए सतर्क होके आगे आना चाहिए। ये सब बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही भयावह बीमारी है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हाँ, कैंसर का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसे लगता है किसी ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया हो, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। जितनी रिसर्च और जितने ट्रीटमेंट्स आज पिछले 50 साल में डेवलप हुए हैं, जैसे कि सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी हो गया, रेडिएशन में साइबर नाइफ है, टोमोथेरेपी है, एमआर गाइडेड थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपी जो है अब वो इम्यूनोथेरेपी के साथ और टारगेटेड प्रिसिजन मेडिसिन के साथ दी जा रही है, ताकि वो सिर्फ कैंसर के सेल्स को ही अफेक्ट करे। बाकी आसपास के शरीर के अंगों को और बाकी सेल्स को, बिल्कुल कोशिकाओं को नॉर्मल छोड़ दे। इस तरह की जो हमें मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट अब आज के दिन में मुहैया हुए हैं या अवेलेबल हैं, उनके साथ कैंसर पर विजय पाई जा सकती है। और अगर कैंसर पहली या दूसरी स्टेज में डायग्नोज होता है, तो 80 से 90% मरीज जो है वो बिना कैंसर के अपना पूर्णतया जीवन जी सकते हैं। हमने अभी ये जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इमेजिंग के साथ हम लोग लंग कैंसर को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कुछ बायोमार्कर्स हैं, उनके साथ भी हम कुछ कैंसर्स के बारे में पहले जानकर उनका इलाज कर सकते हैं। तो आपके मन में ये विचार भी आएगा कि भविष्य में कैंसर का रिसर्च किस तरफ जा रहा है, ऐसा क्या नया आने वाला है जिनसे हम सोच सकते हैं कि हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।
तो उनमें 2-3 बातें हैं, एक प्रिसिजन मेडिसिन करके या इम्यून सिस्टम को टारगेट करने की मेडिसिन्स जो हैं वो आजकल के दिन में हम लोग डेवलप हो रही हैं और कुछ हो भी गई हैं जो आज के दिन में पेशेंट्स को क्लिनिक में अवेलेबल हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक रेजिस्टेंट मैकेनिज्म होता है, जिसे ये पता रहता है कि शरीर में कुछ फॉरेन बॉडी आया या कोई इन्फेक्शन आया, जैसे आपको वायरस इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हाथ में कहीं चोट लग गया या पाँव कट गया, तो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं वो एकदम वहाँ पर जाकर उसको जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा खून बहता है, लेकिन खून बहता नहीं रहता है जब चोट लगती है, वो उसको बंद कर देती है, सील कर देती है, उसमें वहाँ पर क्लॉट बन जाता है और धीमे-धीमे वो क्लॉट फिर नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कैंसर के जो सेल्स हैं, ये स्मार्ट सेल्स होते हैं। हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स जो हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं? उनका कारण ये है कि जिस तरह से मौसम में पतझड़ आती है और पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो स्प्रिंग में या बसंत ऋतु में नए पत्ते बनते हैं। तो हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि नॉर्मल बॉडी के सेल्स जो खराब हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, जिन्होंने शरीर को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, उनको शरीर अपने आप खत्म कर देता है और उनकी जगह नए नॉर्मल सेल्स बनाता है। लेकिन ये सिस्टम या ये मैकेनिज्म जहाँ पर रुक जाता है, वहाँ पर ये पुराने सेल्स जो पड़े हुए हैं, ये अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऑटोफेजी अगर नहीं हो रही है, तो वो सेल्स बढ़ते रहेंगे और फिर वो अपने आप के लिए न्यूट्रिशन लेने के लिए वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। तो नई ब्लड वेसल्स में उनको खाना पीना जाना शुरू हो जाता है और शरीर में वो पनपने शुरू हो जाते हैं, आसपास के अंगों को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों नहीं हमारा शरीर पहचान पाता कि अगर बाहर से हमें कोई चोट लगती है या बाहर से कोई आक्रमण वायरस या बैक्टीरिया का होता है, तो उसे वो खत्म कर देता है, लेकिन अंदर में ही जब एक एनिमी बैठा है, अंदर में ही एक दुश्मन पनप रहा है, उसको हम नहीं पहचान पाते। तो कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो शरीर के इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म को पहचानने से इनकार कर देते हैं। शरीर उनको पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो अपने आप को मास्क कर लेते हैं, अपने ऊपर एक इस तरह का कवर या ओढ़नी बना लेते हैं कि शरीर को पता ही नहीं चले कि वहाँ पर कैंसर सेल्स हैं। तो आजकल में जो रिसर्च हो रही है उसमें शरीर के इम्यून मैकेनिज्म को हम ये बता सकते हैं कैंसर वहाँ पर छुपा हुआ बैठा है, एक छुपा दुश्मन है, उसको कैसे अनमास्क किया जाए, कैसे उसका कवर या उसकी ओढ़नी उतार के उसे खत्म किया जाए। तो रेडिएशन एक टेक्निक है जिसमें स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी दी जाती है, माने बहुत हाई डोज की रेडिएशन फोकस करके 1 या 3 दिन के अंदर देने से कैंसर के सेल्स खुल जाते हैं, उनका पर्दा उठ जाता है और जब वो खुल जाता है वहाँ से उनका पर्दा, रेडिएशन के साथ वो कैंसर के सेल खत्म तो होते ही हैं, उनके जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो कैंसर के तितर-बितर हुए छोटे-छोटे अंग बनते हैं या छोटी-छोटी कोशिकाएं या उनके ऊपर के सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो शरीर के हमारे बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो हैं वो हमारे थाइमस से निकलते हैं, उनको वो पिक कर लेते हैं, उनको उठा लेते हैं और लिम्फ नोड्स, हमारी कोशिकाएं होती हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, उनमें जाकर उनको पहचान लेते हैं कि ये क्या कर रहे थे, हमारे शरीर में कहाँ छुपे बैठे थे, और फिर उसके प्रति एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होता है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो ट्यूमर डायरेक्टेड एंटीबॉडीज होती हैं। तो फिर वो शरीर में जाके सब जगह उस कैंसर को खत्म करती हैं और इसी की मदद के लिए इम्यूनोथेरेपी एक ड्रग्स आई हैं और वो आगे स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स स्पेशल कैंसर्स के लिए बन रही हैं जो एंटीबॉडीज के साथ टैग होके और फिर वहाँ पर जाके कैंसर को ख़त्म करती हैं, जो एक बहुत ही फाइन मैकेनिज्म है। और इसमें मरीज को, क्योंकि शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म को या अपने अंदर की रेजिस्टेंस को सुदृढ़ किया जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इसी तरह से एक कार टी सेल थेरेपी आई है जिसमें काइमेरिक सेल्स होते हैं जिनको लगाने से अगर ये बॉडी के आपके शरीर से सेल्स लिए जाएंगे, ट्यूमर के सेल्स निकाल के उनके प्रति वैक्सीन बना के फिर शरीर में डाल दी जाती है। तो जो सेल्स जहाँ भी कहीं छुपे हुए पड़े हैं उनको वो निकाल के उनके जो रेस्टिंग स्पेसेस हैं वहाँ पर उनको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह की जो शोध हो रही है और जेनेटिक्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी जीन्स या उनके डीएनए के प्रति स्पेसिफिक टारगेट्स तैयार किए जा रहे हैं,
जिनको हम रेडियो लेबल भी कर सकते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ दे सकते हैं या डायरेक्टली ब्लड में देने से उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा भविष्य का एक रास्ता है जिससे हम कैंसर के प्रति अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी कैंसर अगर होता है, एक तो कैंसर हो ना, उसकी प्रिवेंशन की जाए। अपनी जीवन शैली जो है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए। उनमें योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हमें शरीर में अगर ऑक्सीजन अच्छी है, शरीर आपका फिट है, खान-पान आपका अच्छा है, जिसमें मीट कम कंजम्पशन में आता है और पॉल्यूशन से अगर हम बच कर रहते हैं, तो ये जीवन शैली के हमारे कुछ टिप्स हैं जिनसे हम कैंसर से बच सकते हैं। दूसरा अर्ली डिटेक्शन है जिसमें स्क्रीनिंग है, पैप स्मीयर है, लो डोज सीटी स्कैन है, पीएसए का टेस्ट है। इन टेस्ट में हम लोग जान सकते हैं कि कुछ कैंसर जो हम अर्ली पिकअप कर सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट है, अर्ली स्टेज में उनका ट्रीटमेंट। इन सब को अगर हम देखें तो आज के दिन में हमें ये समझ लेना चाहिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस पे हम विजय पा सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं और कैंसर के बाद भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और वर्ल्ड कैंसर डे पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि WHO का इस साल का थीम 2022 से 24 तक का है, क्लोज द केयर गैप। माने जिन लोगों के पास कैंसर का इलाज करवाने की सुविधा नहीं है या डायग्नोसिस होने की फैसिलिटीज़ नहीं है या फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, आप उनके लिए मदद करिए। आप एक नारा उठाइए, उन लोगों के साथ हाथ बढ़ाकर आगे चलिए कि हम उनकी मदद करेंगे और उनके लिए कैंसर के सहायक बनेंगे। मैं एनबीटी की भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके सौजन्य से आज मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिला। नमस्ते।